का तमाम ये संबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में दिन की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत मॉनसून की खबर के साथ। क्या होगा मॉनसून पर ला नीना का असर? इसके बाद टाटा और महिंद्रा एसयूवी पर दे रहे भारी डिस्काउंट। म्यूचुअल फंड सिप ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। मासिक सिप का आंकड़ा 40,000 करोड़ के पार निकल गया। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें। कर्ज के ब्याज पर आरबीआई का बड़ा फैसला आया। क्या फैसला है जानना जरूरी है आपके लिए भी। क्यों डगमगाया शेयर बाजार में मुनाफा वसूली दिखी, क्या वजह है ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। और क्या दिखने लगे गठबंधन सरकार के साइड इफेक्ट। आंध्र प्रदेश सरकार का बजट जो है उसको टाल दिया गया है। क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। इस साल अगस्त के बाद देश में भारी बरसात होने की आशंका जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की मौसम एजेंसी का कहना है कि अगस्त के बाद ला नीना एक्टिव हो जाएगा। ला नीना के एक्टिव होने की वजह से एशिया और खासकर भारत में बरसात बढ़ती है, जिस वजह से बाढ़ का खतरा बन जाता है। ला नीना ऐसे समय पर एक्टिव होगा जब देश में खरीफ फसलें पकने के लिए तैयार हो रही हैं। ऐसे में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बरसात हुई तो उनकी मार फसलों पर पड़ सकती है। सर, क्या असर देख रहे हैं आप? ला नीना की संभावनाएं मानसून की शुरुआत के समय ही आ गई थी। और ला नीना एल नीनो का बिल्कुल उल्टा होता है। मौसम विज्ञान में ला नीना को भारी बारिश और बाढ़ के लिए कुख्यात माना जाता है। और भारत में अब इसकी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। संभावना अगस्त से थी, लेकिन कई क्लाइमेट मॉडल बता रहे हैं कि इससे पहले भी सेट इन हो सकता है, इसकी संभावना है। और ला नीना के साथ भारी बारिश शुरू हो सकती है। इस बार भी मानसून की शुरुआत में हमने बारिश के क्रम में बड़ा बदलाव देखा है। आमतौर पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है कई जगह। और अब जब अगस्त से ये शुरू होगा तब खरीफ की फसलों के लिए सबसे जटिल और सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। और अगर उस समय ये ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ की चुनौती दिखाई देगी। इस बार हमने देखा है कि मानसून की शुरुआत से ही पूर्वोत्तर में बाढ़ की समस्या शुरू हो गई है। तो मौसम का ये जो बदला हुआ मिजाज है, ये खरीफ की फसल के उत्पादन को लेकर सरकार को, बाजार को, निवेशकों को लगातार असमंजस में रखेगा। इसलिए आप खरीफ की बुवाई के आधार पर शुभम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आकलन नहीं कर सकते कि वास्तव में हार्वेस्ट के समय कितनी फसल उपलब्ध होगी। लेकिन ये तय है कि अगस्त सितंबर के महीने अगर ला नीना सक्रिय होता है तो देश के बड़े हिस्से में बाढ़ का खतरा जरूर होगा। भारतीय दवा रेगुलेटर उन दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने अभी तक टॉप 300 दवा ब्रांड पर क्यूआर कोड या बारकोड लागू नहीं किया है। रेगुलेटर ने सभी राज्यों को कहा है दवा कंपनियों पर बारकोड की व्यवस्था सख्ती से लागू कराएं। नकली और मिलावटी दवा पर रोक लगाने के लिए दवा रेगुलेटर ने फार्मा कंपनियों को बारकोड और क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू करने के लिए कहा था। सर, इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? उसकी सख्ती है कि जो 300 दवाएं प्रमुख दवाएं हैं जिनमें आप जो नियमित रूप से आप ओटीसी के तौर पर या ओवर द काउंटर खरीदते हैं, जिसमें डोलो है, जिसमें सेरिडॉन है, फेविफ्लू है, इकोस्प्रिन जैसी दवाएं हैं, लिम्सी है, कालपॉल है, सिरप्स हैं, थायराइड की दवाएं हैं। इन दवाओं में कई सारी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड उपलब्ध हैं, क्योंकि इन दवाओं में लगभग हर बड़ी दवा कंपनी अपना एक प्रोडक्ट रखती है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का मानना है कि इसमें बहुत सारी दवाएं नकली हैं और वो इन कंपनियों के नाम से बिक रही हैं। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन पर बारकोड लगाए जाएं, जिससे कि उसकी रैंडम चेकिंग में उस प्रोडक्ट की या उस पैकिंग की अलग से पहचान हो सके। पर कंपनियों ने अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया है। बड़ी संख्या में दवाएं बाजार में ऐसी उपलब्ध हैं जिसमें क्यूआर कोड की ट्रैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और ये माना जा रहा है कि वह दवाएं नकली हो सकती हैं। सरकार और दवा कंपनियों के बीच खींचतान के बीच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि आप दवा खरीदते समय बाजार से बारकोड जरूर देख लें, क्योंकि आपके मेडिकल स्टोर पर आपको जो सिरप या जो दवा बेची जा रही है उस पर अगर बारकोड नहीं है तो उसके नकली होने का खतरा है। कमजोर मांग और बढ़ती इन्वेंट्री के चलते टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय एसयूवी पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 के AX7 वेरिएंट पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट 4 महीने तक उपलब्ध रहेगा। टाटा मोटर्स ने सफारी और हैरियर की कीमत में 70,000 रुपए घटाने की घोषणा की है। सर, ये डिस्काउंट अभी आ गए तो त्योहारी सीजन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है,
कैसी रणनीति कंपनी अपनाएंगी? ये भी बड़ा असंगत सा फैसला है ऑटोमोबाइल बाजार की दृष्टि से। ये वो ब्रांड हैं 6 महीने पहले 7 महीने पहले तक इनकी वेटिंग लिस्ट थी, लोग इनके लिए लाइन लगा कर खरीद रहे थे। हैरियर, सफारी और एक्सयूवी ब्रांड्स थे। अब अचानक बाजार में जो गिरावट आई और कारों की बिक्री में कमी आई है, जिसके बारे में हमने आपको मनी सेंट्रल ने बताया था कि 60,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज पाइल्ड अप है और इन्वेंट्रीज का नंबर अब 60 से 65 दिनों का हो गया है। यानी 60 से 65 दिनों तक डीलर्स को गोदाम में अपनी कारें खरीद कर रखनी पड़ रही हैं और इसलिए ऐसी स्थिति पहली बार हम देख रहे हैं कई वर्षों में भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में, जब प्रमुख कंपनियों को अपने सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी उनमें इतने हैवी डिस्काउंट ऑफर करने पड़ रहे हैं। 2 लाख रुपए का डिस्काउंट महिंद्रा दे रहा है, 70,000 रुपए का डिस्काउंट टाटा दे रहा है। ये वो ब्रांड थे जिनके लिए आपको 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने की वेटिंग पर इंतजार करना पड़ता है और इससे पूरे ऑटोमोबाइल बाजार का परिदृश्य बदल गया है। यहाँ से त्योहारी सीजन आगे खड़ा हुआ है। ये पूरी कोशिश इन्वेंट्रीज को किसी तरह क्लियर करने की है कि डिस्काउंट पर गाड़ियां निकाली जाए ताकि नई इन्वेंट्रीज खाली हो सकें, क्योंकि डीलर्स के बड़े पैसे इन्वेंट्रीज में फंसे हुए हैं, बैंकों की बारोइंग्स हैं। तो ये एक स्ट्रेस का संकेत है ऑटोमोबाइल बाजार में, क्योंकि ऑटोमोबाइल बाजार वॉल्यूम में, मात्रा में तो छोटा हो ही गया है। छोटी कारों की बिक्री खत्म हो गई है। अब केवल मिड साइज की कारें बिक रही हैं जो 15 लाख से ऊपर की हैं और वहां भी कंपनियों को डिस्काउंट ऑफर करने पड़ रहे हैं। त्योहारी सीजन में आमतौर पर कंपनियां अपने कारों की बिक्री बढ़ाने की तैयारी करती हैं, जो कि ठीक मानसून के बाद आएगा और उसके उत्पादन की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसलिए मानकर चलिए कि इस बार जब हम इस मौसम में इतने तेज डिस्काउंट देख रहे हैं तो कंपनियां त्योहारी सीजन में उत्पादन को लेकर, बिक्री को लेकर काफ़ी सशंकित और सतर्क रहेंगी, इस बात की संभावना है। एक और बड़ी वजह इसमें ऑटोमोबाइल फिनांसिंग पे की कॉस्ट है, क्योंकि ब्याज दरें ऊंची हैं, इसलिए भी लोग महंगी कारें खरीदने या मझोली कारें खरीदने से भी हिचक रहे हैं। म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में पिछले निवेश के सारे रिकॉर्ड टूट गए। म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एमफी के मुताबिक जून के दौरान इक्विटी स्कीम में रिकॉर्ड 40,608 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो अब तक का सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट है। मई के मुकाबले ये 17% ज़्यादा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बीते 40 महीने से लगातार निवेश बढ़ रहा है। सर, इन आंकड़ों को भीतर से कैसे समझा जाए? 2 महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हर महीने वाले आंकड़े, आने वाले आंकड़े और हम आपको लगातार बताते रहते हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड में लोगों का निवेश भी बढ़ रहा है, सिप्स भी बढ़ रही है, पर इसके भीतर 2 महत्वपूर्ण तथ्य जानने वाले हैं। एक तो डेट फंड से करीब 1 लाख करोड़ की निकासी हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली डेट फंड में आई है, यानी वहां से लोग पैसा निकाल कर इक्विटी मार्केट में इक्विटी फंड्स में लगा रहे हैं, क्योंकि इक्विटी बाजार में हमें तेजी दिखाई दे रही है। बाजार लगातार तेजी पर है, अगर हम आज की हाल की गिरावट को छोड़ दें। दूसरा जो सबसे नया और अनोखा ट्रेंड है वो सेक्टोरल फंड्स का है। सेक्टोरल फंड्स में रिकॉर्ड इनफ्लो आया। 70,716 करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो केवल सेक्टोरल फंड में आया है और ये भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार के डाइवर्सिफाई होने का या निवेशकों के पास नए विकल्प बढ़ने का सबूत है। पिछली बार जब ये आंकड़े आए थे तो मैंने आपको बताया था कि एनएफओज ने काफ़ी सफलता हासिल की है। लगभग अलग अलग प्रमुख बड़े फंड्स के सारे एनएफओ फायदे में रहे हैं और अब निवेशक सामान्य फंड से बाहर निकलकर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड से बाहर निकलकर एक सेक्टर पर दांव लगा रहे हैं। बाजार अब धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रहा है, निवेशक उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो चुनिंदा कंपनियों से जुड़े हुए फंड्स पर निवेश कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा पैसा आया है वो मल्टी कैप फंड्स हैं, जहां 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश हुआ है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं या हो सकते हैं, होने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि बेहतर विकल्प कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। तो अब धीमे धीमे लोगों के पोर्टफोलियो में 1-2 सेक्टोरल फंड जरूर जगह बना रहे हैं, ऐसा संकेत मिल रहा है, जिनके पोर्टफोलियो में 5, 7, 10 म्यूचुअल फंड हैं। मल्टी कैप फंड्स में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। फोकस्ड फंड भी अब नया सपोर्ट या नया निवेश दिखा रहे हैं। तो इन 3 पर ध्यान रखना होगा हमें कि अगले आने वाले महीनों में इन 3 फंड्स में बड़ी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। क्या निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं? इसमें बड़ा निवेश SIP के अलावा कॉर्पोरेट निवेशकों का भी और बड़े निवेशकों का भी है। सर, HDFC म्यूचुअल फंड ने अपने डिफेंस फंड में नए निवेश को लेना बंद कर दिया, रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इतना निवेश आ रहा है, सेक्टोरल फंड अगर
पहली पसंद है, फिर ऐसा क्यों करना पड़ा? ये सेक्टोरल फंड की लोकप्रियता का भी प्रमाण है और इसमें आ रही चुनौतियों का भी प्रमाण है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक डिफेंस फंड लॉन्च किया था जो मूलतः डिफेंस स्टॉक्स में निवेश करता था, और आपको पता है कि बाजार में हाल के महीनों में डिफेंस स्टॉक में तेज रैली दिखाई दी है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी, और इसको आधार बनाकर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने डिफेंस फंड लॉन्च किया था। कंपनी ने 1000 इसका एनएफओ आया था, इस एनएफओ में 1000 करोड़ रुपए के आसपास का जुलाई 2022 में आया था। 1000 करोड़ रुपए के आसपास की डिफेंस कंपनी का निवेश जुटाया था, लेकिन अब वैल्यूएशन के चैलेंज इसमें लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए एचडीएफसी को इसमें लंपसम निवेश को रोकना पड़ा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की संभावना बढ़ रही है। आसियान देशों से मोबाइल फोन पार्ट्स के इंपोर्ट पर शून्य इंपोर्ट ड्यूटी के एग्रीमेंट को भारत रिव्यू करने जा रहा है। ये रिव्यू 29 से 31 जुलाई के दौरान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगा। रिव्यू के लिए भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में टीम जा रही है। आसियान देशों से मोबाइल फोन पार्ट्स के इंपोर्ट पर अगर ड्यूटी खत्म होती है तो उसका फायदा भारतीय मैन्युफैक्चररों को मिल सकता है। सर, इस समीक्षा में क्या कुछ हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, क्या निकल सकता है? हाल फिलहाल के वर्षों में किसी व्यापार समझौते की सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा होने वाली है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं या जान रहे हैं या मनी सेंटर को नियमित रूप से फॉलो करते हैं, तो पिछले साल हमने आपको बताया था कि भारत सरकार के भीतर कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आसियान समझौते को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि आसियान समझौते से भारत को नुकसान हो रहा है। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी की रियायतें आसियान से आयात के लिए दी गई हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश खासतौर से चाइना इस संधि में शामिल देशों का इस्तेमाल करके अपना सामान डंप कर रहा है। और इसलिए आसियान समझौते का जो आसियान ट्रेड ऑफ गुड्स एग्रीमेंट है, एटिका, इसकी समीक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत ने इसमें कई सारे उत्पादों पर आसियान से आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की है या इंपोर्ट ड्यूटी रियायती इंपोर्ट ड्यूटी दी गई है। अब ये भारत का जो सबसे बड़ा आयात आसियान के जरिए है उसमें कोल है, पाम ऑयल है, कच्चा माल है, और ये प्रमुख ऐसे उत्पाद हैं। इसके अलावा मोबाइल कंपोनेंट्स हैं जिन पर ऐसा माना जा रहा है कि अब आसियान की रियायतों में कमी की ज़रूरत है। तो देखना होगा कि इस समीक्षा से बाहर क्या निकलता है और किन उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी में रियायतें वापस ली जाती हैं। तो प्रारंभिक तौर पर उसका असर आयात महंगे होने के तौर पर सामने आएगा। आसियान के देश इसे कैसे लेते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, इसे देखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल की पहचान खत्म होने वाली, क्योंकि सरकार एमटीएनएल का पूरा कारोबार बीएसएनएल को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। सरकार एमटीएनएल के 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने के अंतिम चरण में। इसके बाद एमटीएनएल का विलय बीएसएनएल के साथ हो जाएगा। कितना बोझ पड़ेगा इससे सर? पिछले साल से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जब बीएसएनएल के पुनर्गठन का पैकेज था। एमटीएनएल अब एक कंपनी अपना एक तरह से रिलेवेंस या प्रासंगिकता खो चुकी है। 2 महानगरों में, पुराने दौर की टेलीकॉम व्यवस्था में 2 महानगरों में, मुंबई और दिल्ली में सेवाएं देने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। सरकारी टेलीकॉम कंपनी को बनाया गया था, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को। 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है इसके बुक्स में, जिसे सरकार किसी तरह से माफ़ करेगी या रिस्ट्रक्चर करेगी, और इसके बाद इस कंपनी को डीलिस्ट कराया जाएगा, क्योंकि एमटीएनएल लिस्टेड कंपनी है बाजार में। उसकी डीलिस्टिंग कराई जाएगी और डीलिस्टिंग के बाद उसे बीएसएनएल में मर्ज किया जाएगा। बीएसएनएल को हाल फिलहाल में पैसा मिला है, बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, सरकार ने इसमें नया निवेश किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 2 में से 1 कंपनी तो ऐसी है जिसका बोझ अब सरकार को खत्म करना चाहिए, और एक ही सरकारी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल आने वाले समय में बनी रहनी चाहिए। बीएसएनएल के रेवेन्यूज़ पिछले साल 20,700 करोड़ रुपए के थे, लेकिन अभी बीएसएनएल का ठीक ठाक घाटा बरकरार है। ये विलय बहुत दिनों से प्रतीक्षित था। एमटीएनएल की संपत्तियां भी काफ़ी, जिनका अपना वैल्यूएशन है। तो भारतीय टेलीकॉम बाजार में 2 पुरानी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियों का विलय अगले कुछ महीनों में हमारे सामने नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। कर्ज पर ब्याज वसूली को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से अप्रैल में बैंकों और एनबीएफसी को जारी दिशा निर्देशों के बाद जून तिमाही में बैंकों और एनबीएफसी के मुनाफे पर चोट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल में आदेश दिया था कि दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज उस दिन से लागू होगा जिस दिन ग्राहक उसको डिस्पर्स कर लेगा, उसको मिल जाएगा, ना कि कर्ज मंजूर होने वाले दिन से। समान तौर पर कर्ज जिस दिन मंजूर होता है
उस पर और मिलने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है और उस समय का जो ब्याज है वो ग्राहक को ही देना पड़ता है। सर ये नियम आ गया, कितना आप लग रहा है आपको कितनी बैंकों की बैलेंस शीट को चोट पहुंच सकती है? बैंकों की वित्तीय स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों के पास ब्याज के अलावा इनकम का जो दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है वो ये तमाम सेवाएं हैं, फीस है, जो अलग तरीके की फीस लगाते हैं, चाहे वो लोन देने की फीस हो, चेक की फीस हो, बाकी सुविधाओं की फीस हो। और ये फीस अब बैंकों का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे लोन की स्विचिंग फीस 5,000 से 10,000 रुपए पर कन्वर्जन के आधार पर है। लोन की प्रोसेसिंग फी 3% तक है, कुछ बैंकों में 0.5% से 3% तक की है। मिनिमम बैलेंस रिटेन करने की फीस है 600 रुपए तक। कैश हैंडलिंग चार्जेस हैं। इन सारे चार्जेस में हाल फिलहाल के महीनों में आरबीआई ने बड़े बदलाव किए हैं, और जिनमें बैंक्स बहुत सारे चार्जेस को समय से पहले लगाते थे, बहुत से हिडन चार्जेस थे। बैंक पासबुक और स्टेटमेंट इशू करने के लिए 100 रुपया लेते हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की फीस है, डेबिट कार्ड के लॉस की फीस है, ये सारी फीस लगाई जाती हैं। अब बैंक अपनी बैलेंस शीट को नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नई व्यवस्था के बाद उनकी फीस की रिकवरी में कितनी कमी आएगी और उसका असर उनकी बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। इसी के साथ समानांतर तौर रूप से वो मुहिम भी शुरू हो रही है जिसकी चर्चा है कि बैंक यूपीआई के जरिए या वॉलेट के जरिए जो ट्रांजैक्शन दे रहे हैं उन पर किसी तरीके का कोई चार्ज लगाया जाए। तो अगर यहाँ पर बैंकों का रेवेन्यू गिरेगा तो बैंक इस बात पर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो मुफ्त तौर पर वो सेवाएं दे रहे हैं यूपीआई जैसी, उन पर कुछ ना कुछ फीस लगाई जाए। चर्चा ये भी है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यूपीआई पर जो क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराएगा उस पर फीस लगाने की शुरुआत कर रहा है। आपको पता होगा कि आरबीआई ने पिछली अपनी मौद्रिक नीति में इस बात की घोषणा की थी कि यूपीआई के जरिए क्रेडिट लिया जा सकेगा, कर्ज लिया जा सकेगा, उसका भुगतान किया जा सकेगा। इसी चर्चा है कि एनपीसीआई क्रेडिट के मामले में यूपीआई पर कुछ शुल्क लगाएगा जो ग्राहकों को देना होगा। रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स में दर्ज की गई। क्या वजह है सर इस गिरावट की? बाजार ने अचानक आज बिल्कुल उल्टी गति दिखाई। बाजार शुरुआत में अच्छा खुला, कल तेज बढ़ोतरी थी और उसके बाद एक तेज गिरावट आई। शुरुआती में 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स गिरा। 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेशकों के पूंजीकरण का नुकसान हुआ। बाजार में दो बड़ी चीजें थी जिन्होंने अचानक रुख बदल दिया। पहला था विदेशी और दूसरा था देशी। विदेशी कारण यह था कि फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल का एक बयान आया जिसमें उन्होंने खुलकर ब्याज दरों में कमी की संभावना से इनकार किया और ये कहा कि अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम कोई इंडिकेशन बाजार को दे सकें। हालांकि उन्होंने कहा कि इकॉनमी ओवरहीट नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई को लेकर उनकी जंग जारी है। चुनाव की तैयारी है अमेरिका में और अमेरिका में इस बात की अपेक्षाएं खासी ज़्यादा हैं बाजार के भीतर कि अब बहुत हुआ, अब फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए। पर जेरोम पावेल ने खुलकर अभी कोई वादा नहीं किया। बड़ा संतुलित सा बयान आया जिसके बाद बाजार को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को फिर अपनी पोजीशंस में बदलाव करना पड़ा। और दूसरी वो चीज़ जिस पर कल हमने मनी सेंट्रल में बात की थी, जो हमारी मुख्य खबर थी कि भारतीय बाजार में वायदा सौदों को लेकर सख्ती होने वाली है। अगले हफ्ते इसकी बैठक होने वाली है। वायदा सौदों को लेकर सेबी का रुख बेहद साफ है, बहुत स्पष्ट है कि वायदा सौदों की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन स्टॉक एक्सचेंजेस को सख्ती करनी चाहिए जिससे कि छोटे निवेशक इसमें ना आ सकें। तो एक और सेंटीमेंट को प्रभावित करने वाला ये एक और वजह थी जिस वजह से बाजार में आज गिरावट आई। क्योंकि बाजार अपनी नई ऊंचाई पर खड़ा हुआ था तो इसलिए मुनाफा वसूली का मौका भी तलाशा जा रहा था और इसलिए इन दोनों ट्रिगर के आते ही बाजार में आज हमें तेज मुनाफा वसूली दिखाई दी। लोगों ने मुनाफे वसूले और दोनों सूचकांक में गिरावट रही। केंद्र सरकार से बड़े आर्थिक पैकेज की उम्मीद में आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 का फुल बजट 1 महीने टालने का फैसला लिया है। बजट अगस्त में पेश होने की संभावना थी, लेकिन अब इसे सितंबर में पेश किया जाएगा। आर्थिक पैकेज के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में अलग अलग मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक की है। संभावना है कि बजट में वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाएं भी कर सकती हैं। सर, ये फैसला गठबंधन सरकार की रोशनी में कैसे देखा जाए, या ऐसे समझिए क्या गठबंधन सरकार के जो साइड इफेक्ट्स है वो दिखने लगे? ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला और आने वाले 2 महीनों में
भारतीय राजनीति की में और नई सरकार की स्थिरता की दृष्टि से, बजटों की दृष्टि से और आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है। नायडू ने चौंकाया। आमतौर पर नई सरकार को आने के बाद सबसे पहला काम बजट पेश करना होता है, जिससे कि केंद्र सरकार पेश कर रही है। संभावना परंपरा के मुताबिक, रवायत के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जुलाई में अपना बजट पेश करना था, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से राजनीतिक रूप से स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए कि जब तक उनको केंद्र से किसी पैकेज की गारंटी नहीं मिल जाती वो इस बजट को टालेंगे। और राजनीतिक रूप से ये काफ़ी नपातुला सा दांव है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव रहेगा बजट से ठीक पहले। ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि इसे अगस्त में जारी कर सकते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग उन्होंने की है, जिसमें बिजली घरों पर जो कर्ज है, जो बिजली का कर्ज है, उसे कम करने की बात है। जो आंध्र प्रदेश में अमरावती में राजधानी बनाने की परियोजना है जो पिछड़ गई थी, इसको पैसे की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पोलावरम डैम प्रोजेक्ट है उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की अल्पमत की सरकार को या एनडीए की अल्पमत की सरकार को समर्थन देते समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने इस बात का आश्वासन लिया था कि आंध्र प्रदेश को खुले हाथ से सहायता दी जाएगी वित्तीय स्थिति बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ दुविधा शुरू होती है वित्त मंत्री की, क्योंकि लगभग ऐसी ही परिस्थिति बिहार में भी है। बिहार भी नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि अगले साल वहाँ चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले उन्हें भी कोई बड़ा पैकेज, उन्हें कोई बड़ी सहायता मिल सके। आमतौर पर पिछले 10 सालों में हमने इस तरीके के स्पेशल पैकेजेस नहीं देखे हैं। बिहार के लिए पैकेज जरूर आया था, लेकिन अब यहाँ से एनडीएस के जो घटक दल हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग, उनके दबाव आना शुरू हो रहे हैं बजट पर। अब इस बार निगाहें इस बात को लेकर ज़्यादा रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सहयोगी दलों को क्या देती हैं और इसे क्या होता है। 2 चीज़ें और इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगले साल वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आनी है। वित्त आयोग का गठन भी हो चुका, उसके अंदर में कमेटियां भी बना दी गई हैं। सरकार की कोशिश रहेगी नायडू को समझाने के लिए कि थोड़ा अभी और थोड़ा वित्त आयोग के साथ, जो कि वित्त आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें राज्यों के लिए बंटवारा किया जाएगा। नायडू कितना मानेंगे कि नहीं, इस पर अब सबकी निगाहें भी होंगी और इस पर केंद्र और राज्य के बीच वार्ताओं के दौर भी होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी एंजल वन पर बड़ा साइबर हमला हुआ। इस हमले से कंपनी के करीब 79 लाख ग्राहक प्रभावित हुए। एक हैकर ने एंजल वन के यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी को एक वेबसाइट पर लीक किया। इससे उसके नाम व पते तक की जानकारी मौजूद है। हैकर्स ने दावा किया कि उसके पास इन यूजर्स के बाजार से जुड़ा संवेदनशील डेटा भी मौजूद है, जिसे वह बेचने के लिए तैयार है। जबरन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर श्रम मंत्रालय ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन को नोटिस भेजा है। पेटीएम ने कुछ कर्मचारियों ने बेंगलोर के लेबर कमिश्नर से लिखित शिकायत की थी, जिसमें श्रम कानूनों का उल्लंघन करने और बिना वेतन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद ही ये नोटिस भेजा गया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का डिजिटल पेमेंट इकाई अमेजन पे ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की वकालत की है। अमेजन पे का कहना है कि एमडीआर से उन छोटी कंपनियों को फायदा होगा जिन्होंने पेमेंट इकोसिस्टम में वैल्यू एडिशन पर निवेश किया है। अमेजन पे का कहना है कि जिस तरह यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड या अन्य क्रेडिट लाइन के लिए एमडीआर लगता है, उसी तरह बैंक अकाउंट पर भी एमडीआर शुल्क लगना चाहिए। घरेलू स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनेशनल स्मार्टफोन के लिए पीएलआई स्कीम के तहत तय लक्ष्य हासिल करने से पीछे चल रही है। इसलिए अब लावा के लिए अपनी प्रोडक्शन इकाई को कंपनी से अलग करने की योजना बनाई है। इस कदम के जरिए कंपनी अन्य ब्रांड्स के हैंडसेट बनाने का काम करेगी, जिससे उसे पीएलआई का लक्ष्य हासिल हो सके और उसको फ़ायदा मिल सके। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत की ब्रोकिंग फर्म्स साइबर हमलों का बड़ा निशाना बन रही हैं। सब एंजल वन पर 2023 में भी इस तरीके की घटना हुई थी, ऐसा बताया जाता है। ब्रोकिंग फर्म्स के पास अब इस समय बड़ा डेटा उपलब्ध है उपभोक्ताओं का और निवेशकों का, और काफ़ी बड़ा वित्तीय डेटा उपलब्ध है, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनके डीमैट अकाउंट के आंकड़े उपलब्ध हैं और उनकी साइबर सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है। आरबीआई अभी फिनटेक कंपनियों और बैंकों के ही साइबर सिक्योरिटी के कील कांटे दुरुस्त कर रहा है, लेकिन ब्रोकिंग कंपनियाँ सब जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें ऐसा दिखता है कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां काफ़ी गहरी हैं। भारत ने हमने आपको बताया भी था किसी मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में कि 2023 के दौरान भारत में प्रति सप्ताह 2100 साइबर अटैक हुए हैं और दुनिया में साइबर हमलों की दृष्टि से भारत सबसे ज़्यादा साइबर हमलों का शिकार देशों की सूची में आ रहा है, और उसमें वित्तीय डेटा रखने वाली ब्रोकिंग फर्म्स सबसे
करीबी निशाना हो सकती हैं। सरकार को निजी डेटा और साइबर सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी स्तर पर कोशिशें करनी होंगी, नहीं तो ये जितना डेटा बिखरा हुआ है ये बार बार डार्क वेब पर जाता रहेगा। ये काफ़ी बड़ा डेटा ब्रीच है, बड़ा नंबर में करीब 8 मिलियन यूज़र्स का डेटा डार्क वेब पर पहुंच गया है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए शो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही का